डियर स्टूडेंट्स, अपना लिपिड वाला टॉपिक चल रहा था और अपनों ने लिपिड के अंदर उनका क्लासिफिकेशन किया था और उनकी डेफिनेशन देखी थी। लिपिड की जब क्लासिफिकेशन किया था रासायनिक संरचना के आधार पर किया था, मतलब उनके अंदर किस प्रकार के कंपाउंड पाए जा रहे हैं। अपनों ने देखा था एक सरल लिपिड, फिर दूसरा देखा था संयुक्त लिपिड, फिर तीसरा देखा था व्युत्पन्न लिपिड। सरल लिपिड को भी आगे दो भागों में क्या किया गया था, बांटा गया था। एक प्रातिक एवं वसा तेल, दूसरा अपनों ने किया था मोम। तो जो सरल लिपिड होते हैं, उन सरल लिपिड के अंदर जो प्रातिक, वसा, तेल तथा मोम होते हैं, उनके बारे में अपने उनकी संरचना को देखेंगे कि किस प्रकार से इनकी जो अवस्था होती है वो ठोस होती है, द्रव होती है, कितने इनमें कार्बन होते हैं, कौन से इनमें वसीय अम्ल पाए जाते हैं। वसा अम्ल पाए जा रहे हैं तो उनके लिए कौन सी अवस्था है, मतलब संतृप्त अवस्था में या वो असंतृप्त अवस्था वाले वसीय अम्ल है। तो उनके बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपनों ने जो प्रातिक वसा एवं तेल देखा था, प्रातिक वसा और तेल का जो क्लासिफिकेशन किया था, उसके अंदर अपनों ने लिखा था कि जो प्रातिक वसा एवं तेल होते हैं वो ये ग्लिसरॉल की लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। जैसे ये एग्जांपल आपको ग्लिसरॉल का दे रखा है। ग्लिसरॉल की संरचना क्या होती है, तो 3 कार्बन होते हैं, 3 उसके साथ क्या जुड़े होते हैं, हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं। 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं और 3 ही क्या होते हैं, उनके साथ कार्बन होते हैं। उसे अपने क्या बोल देते हैं, ग्लिसरॉल बोल देते हैं। प्रत्येक कार्बन के साथ में क्या होगा, एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होगा। अब ये हाइड्रोक्सी समूह क्या होगा, जो वसीय अम्ल होंगे, वसीय अम्ल जैसे संतृप्त भी हो सकता है, असंतृप्त भी हो सकता है। इन वसा अम्लों से क्या होगा, उनका संयोग होगा और एक जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा और किसका निर्माण कर लेंगे, वो ट्राइग्लिसरॉल का निर्माण कर लेंगे, जिसे अपने क्या कह रहे थे, ट्राई एस्टर भी बोल रहे थे। बोला था ना कि डेफिनेशन के अंदर इस टाइप से लिखा है कि एक लंबी श्रृंखला युक्त क्या होते हैं, ट्राई एस्टर होते हैं, जिसे ट्राई एस्टर होने के कारण इसे क्या बोल देते हैं, ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोल देते हैं। ट्राइग्लिसरॉल इसलिए बोल देते हैं इनको क्योंकि ये ग्लिसरॉल के साथ क्या होते हैं, वसा अम्ल होते हैं, आकर जुड़ते हैं और जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, ट्राइग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। और एक टाइप से एक जो बंध बनाते हैं, जो संरचना बनाते हैं RCOO, ये जो संरचना होती है ये किसकी होती है, एस्टर की होती है। इसके साथ में R जुड़ेगा, ये जो संरचना हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, एस्टर की होगी। यहाँ पर चेक करते हैं तो सेम संरचना आ रही है, RCOO उसके बाद में R, तो RCO फिर O उसके बाद में क्या है, R है। तो ये सेम संरचना होने के कारण इसे क्या बोल देते हैं, अपने एस्टर बोल देते हैं। एस्टर जैसी संरचना रख रहा है और 3 समूह है एस्टर के, तो इसलिए इसे ट्राई बोल दिया और साथ में क्या लगा दिया, एस्टर लगा दिया। उसी प्रकार से ये ग्लिसरॉल के समान संरचना रख रहा है क्योंकि ग्लिसरॉल में क्या था, 3 हाइड्रोक्सी समूह प्रतिस्थापित हो गए किसके द्वारा, जो वसीय अम्ल जुड़े थे, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, ट्राइग्लिसरॉल भी बोल देते हैं और ट्राई एस्टर भी बोल देते हैं। ट्राई एस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एस्टर जैसी संरचना रख रहे हैं और ट्राइग्लिसरॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका निर्माण किससे हो रहा है, ग्लिसरॉल के साथ वसीय अम्ल क्या हो रहे हैं, संयुक्त हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, अपने जो प्रातिक वसा एवं तेल होती है उन्हें अपने डेफिनेशन में इस प्रकार से बोलते हैं कि ये ग्लिसरॉल की लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ये जो अपनों ने यहाँ पर R डैश दिखाया, R डबल डैश दिखाया, R ट्रिपल डैश दिखाया, ये R1 डैश, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश, ये तीनों क्या होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं। मतलब इनकी श्रृंखला कितनी भी हो सकती है, अपने कह सकते हैं C14 से लेके C36 तक, ये इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये होंगे क्या, हमेशा सम संख्या में होंगे। जैसे 14 है तो उसके बाद में 16 वाला कोई वसीय अम्ल होगा, 16 है तो उसके बाद में कौन से वाला, 18 वाला क्या होगा, वसीय अम्ल होगा। ये जो अपनों ने यूज किए यहाँ पर R1, R2, R3, ये तीनों समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि जो ट्राइग्लिसरॉल बना है या ट्राई एस्टर बना है, उसके साथ में जो वसीय अम्ल जुड़ रहे हैं वो वसीय अम्ल क्या हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। अगर ये जो वसा अम्ल अपन यूज कर रहे हैं, मान लो अपनों ने वसा अम्ल 2 टाइप के होते हैं, अपनों ने देखा था कि वसा अम्लों में सम संख्या में क्या होते हैं, कार्बन परमाणु होते हैं तथा ये संतृप्त और असंतृप्त हो सकते हैं। कौन से वसा अम्ल हो सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हो सकते हैं। जब ट्राइग्लिसरॉल के साथ में
जो वसा अम्ल जुड़ रहा है वो वसा अम्ल कौन सा है? अगर संतृप्त है, वसा अम्ल कौन सा है? संतृप्त है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? वसा बोलेंगे। और अगर क्या ऐसा बोलूं कि जो ग्लिसरॉल के साथ में वसा अम्ल जुड़ रहे हैं वो वसा अम्ल कौन से? अगर असंतृप्त है तो उसे अपने क्या बोलेंगे? तेल बोलेंगे। प्राकृतिक वसा एवं तेल देखा था ना। तो वसा के अंदर क्या होता है कि जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल के साथ में जो वसीय अम्ल जुड़ते हैं वो वसीय अम्ल कौन से होते हैं? संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। या फिर ऐसी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं कि जो वसा अम्ल होते हैं वो संतृप्त वसा अम्लों के क्या होते हैं? ट्राइग्लिसरॉल होते हैं या ट्राई एस्टर होते हैं। संतृप्त वसा अम्लों के ट्राइग्लिसरॉल या ट्राई एस्टर को अपने क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। असंतृप्त वसा अम्लों के ट्राइग्लिसरॉल या ट्राई एस्टर को अपने क्या बोलते हैं? तेल बोलते हैं। तो वसा और तेल की ये मेन डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखना कि जो ग्लिसरॉल होगा, जो ग्लिसरॉल के साथ में अगर संतृप्त वसा अम्ल वाला वसीय अम्ल जुड़ रहा है तो वो कौन सा काउंट, किसमें काउंट होगा? वसा के अंदर काउंट होगा। अगर ग्लिसरॉल के साथ में असंतृप्त वसा अम्ल वाला अम्ल जुड़ रहा है तो वो किसमें काउंट होगा? तेल के अंदर काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि जो वसा अम्ल होते हैं वो सम संख्या वाले कार्बन परमाणु होते हैं और ये कौन कौन से हो सकते हैं? संतृप्त और असंतृप्त हो सकते हैं। अगर संतृप्त वसा अम्ल ग्लिसरॉल के साथ में जुड़ रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? वसा बोलेंगे, जिसका निर्माण होगा। अगर असंतृप्त वसा अम्ल क्या हो रहे हैं? ग्लिसरॉल के साथ में जुड़ रहे हैं तो वो किसका निर्माण करेंगे? तेल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये वसा और तेल के अंदर क्या था? डिफरेंस था। पूछ लेता है कि वसा होती है उसके अंदर कौन से संतृप्त यानी कौन से वसीय अम्ल जुड़े हुए होते हैं? तो वसा के अंदर संतृप्त वसीय अम्ल जुड़े हुए होते हैं और तेल के अंदर होते हैं वो असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो उसके बाद में जो संतृप्त वसा अम्ल होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? उनमें से जो प्रमुख होता है वो पोमेटिक या सिटेरिक प्रमुख अम्ल होता है। जो अपने वसीय अम्ल पढ़ रहे हैं, वसीय अम्ल के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त है। तो संतृप्त के अंदर जो प्रमुख रूप से यानी मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट जो अम्ल होगा वो कौन सा अम्ल होगा? पोमेटिक अम्ल होगा। और क्या दूसरा कौन सा हो सकता है? स्टीयरिक अम्ल हो सकता है। ये दोनों क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। अब असंतृप्त वसा अम्ल आते हैं। तो असंतृप्त वसा अम्ल उसे वसा अम्ल को कहते हैं कि जिसके अंदर एक मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, उस कार्बन श्रृंखला के अंदर द्विबंध या त्रिबंध क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और साथ में उसमें कौन सा समूह प्रेजेंट होगा? कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट होगा। तो जो असंतृप्त वसा अम्ल होंगे उनके अंदर जो बंधों की संख्या होगी वो भी क्या हो सकती है? भिन्न भिन्न हो सकती है। कोई में एक बंध हो सकता है, कोई में दो बंध हो सकता है, कोई में तीन, कोई में चार, ऐसे क्या हो सकते हैं? द्विबंध हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई असंतृप्त वसीय अम्ल है जिसके अंदर कौन सा एक द्विबंध प्रेजेंट है तो उसमें जो प्रमुख अम्ल होगा वो कौन सा होगा? ओलिक अम्ल होगा। अगर ऐसा कोई वसीय अम्ल है जिसमें कौन सा द्विबंध प्रेजेंट है यानी दो प्रकार के दो द्विबंध प्रेजेंट है तो उनका जो प्रमुख अम्ल होगा वो कौन सा होगा? लिनोलिक अम्ल होगा। लिनोलिक अम्ल में क्या होंगे? दो द्विबंध प्रेजेंट होंगे वसीय अम्लों के अंदर। और तीसरा अपने कह सकते हैं कि तीन बंध के लिए लिनोलेनिक अम्ल होगा, वो क्या होगा? प्रमुख होगा। और चार के लिए कौन सा होगा? अरेकिडोनिक अम्ल होगा। एक के लिए ओलिक अम्ल, दो के लिए लिनोलिक अम्ल और तीन के लिए लिनोलेनिक अम्ल और चार के लिए अरकिडोनिक अम्ल। ये क्या होते हैं? वसीय अम्लों के प्रमुख अम्ल होते हैं। और ये आपसे जरूर पूछता है एग्जाम के अंदर कि जो असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं उन असंतृप्त वसा अम्लों में पाए जाने वाले द्विबंधों की संख्या के आधार पर प्रमुख अम्लों का क्या कीजिए? नाम दीजिए। तो आपको वहां पर एक बंध के लिए लिखना होगा ओलिक अम्ल, दो बंध के लिए लिखना होगा लिनोलिक अम्ल और तीन बंध के लिए लिखना होगा लिनोलेनिक अम्ल और चार बंध के लिए लिखना होगा अरकेडियोनिक अम्ल। ये सिर्फ द्विबंधों की संख्या के आधार पर है। जैसे एक द्विबंध आ गया, फिर दो द्विबंध आ गया, फिर तीन द्विबंध आ गया, फिर चार द्विबंध आ गया। एक के लिए अगर एक ही प्रेजेंट है तो उसके लिए ओलिक अम्ल, अगर दो आ जाते हैं तो उसके लिए लिनोलिक अम्ल, तीन आ जाते हैं तो उसके लिए लिनोलेनिक अम्ल और चार आ जाते हैं उसके लिए अरकिडोनिक अम्ल।
ये 4 अम्लों का क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपनों ने देखा है कि जो तेल होता है और वसा होती है उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, तेल के अंदर असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं जो ग्लिसरॉल के साथ जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, ट्राइग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। और जो वसा होती है वो उस वसा के अंदर क्या होता है कि जो संतृप्त वसा अम्ल होते हैं वो ग्लिसरॉल के साथ जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, ट्राइग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं या ट्राइएस्टर का निर्माण करते हैं। तो अब क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि वसा होती है वो ठोस अवस्था में होती है जबकि तेल होता है वो द्रव अवस्था में होता है। क्यों? तो इसका रीजन ही है कि जो वसा अपनों ने यूज की है तो वसा के अंदर क्या चीज है, एक तो संतृप्त वसीय अम्ल है प्लस में ग्लिसरॉल के साथ जुड़कर ये किसका निर्माण करते हैं, ट्राई ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं, ग्लिसराइड का निर्माण करते हैं, सॉरी। तो ये जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं ना, ये आपस में क्या रहते हैं, जिगजैग संरचना में जुड़े रहते हैं। जिगजैग की संरचना का मतलब कि आपस में ऐसे संतुलित रहते हैं चतुष्फल की अवस्था में कि इनके बीच में गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। और बहुत कम होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। और संघनित होकर किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि अपनों ने जब चतुष्फल की संरचना देखते हैं तो चतुष्फल की संरचना इस टाइप से निकल के आती है। इसमें क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं, पास आने के कारण क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और एक क्या हो जाते हैं, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि अपने जो तेल देखते हैं, तेल के अंदर क्या होते हैं, असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं और ग्लिसरॉल के साथ में मिलकर वो किसका निर्माण करते हैं, ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। जो असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, इस जिगजैग संरचना में क्या नहीं होते, जुड़ नहीं पाते। यहाँ पर आपने ऐसे कह सकते हैं कि उनमें किसी भी प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी संरचना नहीं पाई जाती, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनमें क्या नहीं पाया जाता, एक चतुष्फल के संरचना के रूप में वो संकलित नहीं हो पाते, जिसके कारण वो क्या रहते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन ऐसे ही पूछेगा कि वसा और तेल में क्या डिफरेंस है। तो पहला तो डिफरेंस अपने ये लिख देंगे कि वसा के अंदर क्या होते हैं, संतृप्त वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल के ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जबकि तेल होते हैं वो असंतृप्त वसीय अम्लों के क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। दूसरी संरचना लिखेंगे कि वसा क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है, और जबकि तेल क्या होते हैं, वो द्रव अवस्था में होते हैं। वसा ठोस अवस्था में इसलिए होती है कि जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं उनमें क्या होती है, एक जिगजैग संरचना पाई जाती है, जिसके कारण वो चतुष्फलकीय रूप से क्या हो जाते हैं, संकुलित हो जाते हैं। और संकुलित होने के कारण किसका निर्माण कर लेते हैं, ठोस अवस्था में आ जाते हैं। जबकि जो तेल होते हैं, तेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाने के कारण उनमें किसी भी प्रकार की चतुष्फलकीय या जिगजैग संरचना नहीं पाई जाती, जिसके कारण वो क्या नहीं हो पाते, वसा की तरह ठोस अवस्था में नहीं आ पाते और थोड़े से संकुलित होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। संतृप्त अम्लों के टेढ़े मेढ़े चतुष्फलकीय के कारण सघन अवस्था में संकुलित होते रहते हैं। ये जो संतृप्त अम्ल अपने को पता है किस में पाया जाता है, तो वसा में पाया जाता है। तो वसा के अंदर क्या होते हैं, संतृप्त अम्ल होते हैं और संतृप्त अम्लों में क्या होती है, एक टेढ़ी मेढ़ी, जिसे क्या बोल देते हैं, जिगजैग चतुष्फलकीय संरचना होती है। जिगजैग चतुष्फलकीय संरचना के कारण ये क्या होते हैं, संगुणित हो जाते हैं, संकुलित हो जाते हैं, और संकुलित होने के कारण ये कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, ठोस अवस्था में आ जाते हैं। जबकि जो असंतृप्त वसा अम्ल है किसके अंदर है, तेल के अंदर है, उसमें किसी भी प्रकार की ये जिगजैग संरचना नहीं पाई जाती, या फिर अपने कह सकते हैं कि ये क्या रखते हैं, समकक्ष विन्यास रखते हैं। समकक्ष विन्यास का मतलब एक दूसरे के समान विन्यास रखते हैं, जिसके कारण ये क्या नहीं कर पाते, एक दूसरे के समान विन्यास रखेंगे तो एक दूसरे के समान विन्यास रखेंगे तो एक दूसरे के पास क्या नहीं हो पाएंगे, किसी भी प्रकार से यानी संकुलित नहीं हो पाएंगे। अगर थोड़ी सी उनमें गैप होगी तो दूसरा त्रिकोण क्या कर सकता है, इसमें समावित हो सकता है। जैसे यहाँ पर ऐसे हो गया, दूसरा अगर त्रिकोण बना लें, दूसरा अगर त्रिकोण बना ले तो वो क्या करेगा, इसके समान यानी इसके पास आके संकुलित हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार की जिगजैग संरचना होती है वो किन में नहीं पाई जाती, तेल में नहीं पाई जाती।
तेल के अंदर असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, जिसके कारण वो समकक्ष विन्यास रखते हैं। समकक्ष विन्यास रखने के कारण उनमें किसी भी प्रकार की जिगजैग संरचना नहीं पाई जाती, और जिगजैग संरचना नहीं पाई जाने के कारण वो संकुलित नहीं हो पाते, और संकुलित नहीं हो पाने के कारण वो कौन सी अवस्था में रहते हैं, तो द्रव अवस्था में रहते हैं। ये चीज भी आप क्या रखना, ध्यान में रखना। और ये जरूर पूछता है एग्जाम के अंदर कि वसा होती है वो ठोस होती है, जबकि तेल होता है वो द्रव होता है, क्यों? तो इसका रीजन सिर्फ संतृप्त वसीय अम्लों और असंतृप्त वसा अम्लों के आधार पर ही आपको क्या करना है, देना है। उसके बाद में आता है मोम। जब मोम की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी तो मोम में क्या लिखा था, मोम की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें अपनों ने लिखा था कि ये लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक, मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब कौन सा समूह होगा, एल्कोहलिक समूह बोल सकते हैं जिसे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तथा लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के क्या होते हैं, वसीय अम्लों के क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। ये अपनों ने मोम में देखा था। जो वसा अम्ल होंगे यहाँ पर कोई कौन सा भी हो सकता है, संतृप्त हो सकता है या असंतृप्त हो सकता है, कोई भी वसा अम्ल हो सकता है। अपनों ने मोम की डेफिनेशन में देखा था कि मोम को क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया था, तो उसमें लिखा गया था कि ये लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तथा लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। इनके अंदर जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की जो श्रृंखला होती है वो क्या कहाँ तक होती है, तो C16 से लेकर C36 तक हो सकती है। और जो वसीय अम्लों की में कार्बन परमाणु की श्रृंखला होगी, यानी कितने कार्बन परमाणु पाए जाएंगे, तो C14 से C36 तक होती है। ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि जो अपनों ने लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की जो श्रृंखला ली है वो कितनी लंबी हो सकती है, तो C16 से लेकर C36 तक हो सकती है। यानी उसके अंदर कितने कार्बन परमाणु प्रेजेंट हो सकते हैं, तो 16 से लेकर 36 तक हो सकते हैं। और जो वसीय अम्ल ले रहे हैं उसके साथ जोड़कर अपने किसका निर्माण करेंगे, मोम का निर्माण करेंगे। तो जो वसीय अम्ल ले रहे हैं उस वसीय अम्लों में क्या होगा, कितनी कार्बन संख्या प्रेजेंट होगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 36 और मिनिमम कितनी हो सकती है 34 हो सकती है। जैसे अपनों ने देखा होगा कि मधुमक्खियों का जो मोम होता है, मधुमक्खियों का जो मोम होता है, का जो मोम होता है वो मोम किसका बना होता है, तो जो मोम होता है वो एक तो सेरिल एल्कोहल सेरिक एल्कोहल तथा सेटेरिक अम्ल का बना होता है। मधुमक्खियों के अंदर जो मोम पाया जाता है, अपनों ने देखा है कि मोम में क्या होना चाहिए, एक तो लंबी श्रृंखला वाला मोनोहाइड्रिक समूह होना चाहिए, या मोनोहाइड्रिक क्या होना चाहिए, मोनोहाइड्रिक वाली एक लंबी श्रृंखला होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि लंबी श्रृंखला युक्त क्या होना चाहिए, वसीय अम्ल होना चाहिए। तो इस जो मधुमक्खियों का मोम होता है उसके अंदर जो एल्कोहल होता है वो सेरिल एल्कोहल होता है, और जो वसीय अम्ल होता है वो कौन सा होता है, सेटेरिक अम्ल होता है। इसे अपने क्या बोलते हैं, वसीय अम्ल बोल देते हैं। कि मधुमक्खियों के मोम में, मधुमक्खियों का मोम किससे मिलकर बना होता है, तो सेरिल एल्कोहल तथा सेटेरिक अम्ल से क्या होता है, ये बना हुआ होता है। या फिर ऐसे पूछेगा आपसे कि मधुमक्खी मोम की जो रासायनिक संरचना है वो बताइए, कि मधुमक्खियों का जो मोम होता है वो किस प्रकार से बना होता है, तो उसके अंदर आप लिखोगे कि ये सेरिल एल्कोहल तथा सेटेरिक अम्ल से क्या होता है, मिलकर बना होता है। इसके अंदर जो सेरिल एल्कोहल होती है वो लंबी श्रृंखला वाली मोनोहाइड्रिक श्रृंखला होती है, और जो सेटेरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, लंबी श्रृंखला युक्त क्या होता है, वसीय श्रृंखला होती है, या वसीय अम्ल होता है। वसीय अम्ल इसके अंदर कौन सा है, सेटेरिक अम्ल है, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो सेरिल एल्कोहल की क्या है इसके अंदर
लंबी श्रृंखला है। तो ये चीज भी आप क्या रखना, ध्यान में रखना। मधुमक्खियों के मोम में कौन से यौगिक होते हैं? तो एक तो होता है सेरिल एल्कोहल, दूसरा होता है सेटेरिक अम्ल होते हैं। और जो मोम होता है, मोम की डेफिनेशन ये होती है जिसके अंदर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, वो 6 यानी C16 से लेकर C36 तक हो सकते हैं। और जो वसीय अम्ल होंगे, वसीय अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो सकती है? तो 14 से लेकर 36 तक हो सकती है। उसके बाद में आता है कि जो ये लिपिड होते हैं, लिपिड का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो लिपिड का यूज अपन ने स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्या करते हैं कि प्रोटीन के संश्लेषण में, विटामिन के संश्लेषण में, दूसरा अपन ने किस में देखा था, हार्मोन्स के संश्लेषण में आवश्यक जो तत्व होते हैं उनका क्या करते हैं, ये पूर्ति करते हैं। तो कह सकते हैं कि पहला होता है कि इनका यूज कहां पर किया जाता है कि हार्मोन संश्लेषण में, हार्मोन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक तत्वों की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। संश्लेषण में आवश्यक तत्वों की पूर्ति करते हैं। सेकंड, इनका यूज देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा संचित करते हैं। शरीर में ऊर्जा को क्या करते हैं, संचित करते हैं, संरक्षित करते हैं। ऊर्जा को संचित व संरक्षित करते हैं। सेकंड, अपने कह सकते हैं ये क्या करते हैं, जो वनस्पति होती है, वनस्पति और जो मानव की कोशिकाएं होती है, उनकी झिल्लियों का निर्माण करते हैं। झिल्लियों का निर्माण में, यानी जो मानव के शरीर के अंदर या फिर वनस्पति के अंदर जो ऊतक पाई जाती है, उन ऊतकों के ऊपर जो झिल्ली का निर्माण किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है? तो लिपिड के द्वारा किया जाता है। लिपिड के 3 टाइप्स यानी 3-4 क्या करने अपने को कार्य याद रखने की, इनकी इंपॉर्टेंस कहाँ पर होती है, क्या इनका महत्व होता है। तो पहले कह सकते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनके संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लिपिड के द्वारा की जाती है। सेकंड, जो शरीर के अंदर ऊर्जा होती है उनको संचित करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? तो लिपिड के द्वारा किया जाता है। तीसरा, अपने कह सकते हैं कि जो झिल्लियां होती है मानव के शरीर के अंदर, जो ऊतक बनते हैं, ऊतक के ऊपर जो झिल्ली लगी होती है, झिल्ली का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? तो इन्हीं के द्वारा ही क्या किया जाता है, किया जाता है, यानी काम में लिया जाता है। इन्हीं का ही क्या होता है, ये वर्क होता है कि झिल्लियों का क्या करना, निर्माण करना। तो ऐसे करके 3-4 और आपको वर्क दे रखे हैं, वो देख लेना बुक के अंदर। यहाँ तक अपना लिपिड वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो लिपिड की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्लस में उनका सरल लिपिड, और सरल लिपिड के अंदर कौन सा है, वसा और तेल, और प्लस में मोम। इन तीनों के बारे में अपने को क्या रखना है, ज्यादा फोकस रखना है। और लास्ट में इनके जो सिंपल से वर्क है उनको देख लेना है। कल अपना विटामिन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।